अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के यूनिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुताल्लिक। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में आपने चार बहुत ही अहम बातें जो हैं उनको याद रखना है। पहली बात क्या है कि इट इज़ दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एनर्जी है ये। कैसे? देखिए सोडियम हमारे पास एक एलिमेंट है, अगर हमें सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो वी नीड टू प्रोवाइड 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी। देखिए ये काम 497, 498 या 500 या 1000 एनर्जी से भी हो सकता है, लेकिन सबसे कम जिस एफर्ट से हो सकता है वो क्या है? 496। इससे कम से नहीं हो सकता। तो ये सबसे मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए 496। तो इसका मतलब है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। बड़ा चिड़िया के शिकार के लिए हम तोप का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत हो तो जाएगा लेकिन वो बचेगा कुछ नहीं उसका। तो यहाँ पे भी सोडियम के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 496। तो ये मिनिमम यही एनर्जी हमें चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये है बेटा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि है एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये एंडोथर्मिक मतलब इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होगी और आपको एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी और सिस्टम एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो ये सेकंड पॉइंट था जो बहुत ही अहम पॉइंट था। थर्ड बहुत अहम पॉइंट ये है कि इसमें गैसियस एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। यहाँ पे दो बातें होगी, एक एलिमेंट होना चाहिए और दूसरी बात कि वो गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता हो। क्यों होना चाहिए गैसियस स्टेट में? बेटा देखिए गैसेस की स्टेट वो वह स्टेट है जिसमें एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, दूर होते हैं एक दूसरे से, और एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। यानी एक एटम यहाँ पे मौजूद है न्यूक्लियस, दूसरा एटम यहाँ पे मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा दोनों के दरमियान तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो वैल्यू एग्जैक्ट आएगी किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में एटम्स करीब होते हैं एक दूसरे के, तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसलिए एलिमेंट मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। और लास्ट वन कि जब भी ये हो, ये प्रोसेस हो, तो इट मस्ट फॉर्म एन आयन, और आयन में स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इट मस्ट फॉर्म ए कैटायन, पॉजिटिव आयन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी चार बातों की प्रैक्टिस हम आगे देखते हैं एक एमसीक्यू की शक्ल में, जो कि है सोडियम। बेटा इनमें से इसकी स्टेटमेंट ये बन सकती है, ये ऑप्शंस हैं, इनमें स्टेटमेंट ये बन सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ट्रूली रिप्रेजेंट आयनाइजेशन एनर्जी। ये कौन सी ऐसी जो है स्टेट है, जो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो आयनाइजेशन प्रोसेस को सही तौर पे एक्सप्लेन कर रही है? इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सोडियम लेकिन सॉलिड स्टेट में और सोडियम पॉजिटिव इन गैसियस स्टेट। तो बेटा ये स्टेट इसमें ठीक नहीं होगी। क्यों ये ऑप्शन ठीक नहीं है? आपने इसकी रीजन जानना है। बेटा सॉलिड स्टेट थिंग रिएक्टेंट मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। तो ये वाली बात इस लिहाज से गलत है कि आपने ये देखना है यहाँ पे कि जो सबस्क्रिप्ट लिखा है वो सॉलिड से गैसियस तो नहीं है। इसमें दो प्रोसेस हैं, इसमें पहले एटोमाइजेशन हो रही है फिर आयनाइजेशन हो रही है, तो ये वाली बात ठीक नहीं है। सेकंड जो ऑप्शन देखिए क्लोराइड, उसमें हमारे पास गैसियस स्टेट तो दोनों तरफ मौजूद है लेकिन वो आयन नहीं बना रहा। इट मस्ट फॉर्म एन आयन, और कौन सा आयन? थोड़ी देर पहले बात हुई, ये कैटायन इसे फॉर्म करना चाहिए। तो ये कैटायन फॉर्म नहीं, ये तो न्यूट्रल एटम ही फॉर्म हो रहा है, तो ये भी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, हालांकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी लॉस किया जा रहा है। और सेकंड वन एन आयन फॉर्म कर रहा है। बेटा एन आयन तो फॉर्म हो रहा है लेकिन नेगेटिव आयन फॉर्म हो रहा है, तो इट मस्ट फॉर्म ए पॉजिटिव आयन कैटायन होना चाहिए। अच्छा, अगर हम इसको देखें, सोडियम गैस स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, गैस स्टेट में ही मौजूद है, और ये वाली वो कंडीशंस हैं जो सभी फुलफिल हो रही हैं, इसमें पॉजिटिव आयन ही फॉर्म हो रहा है। तो बेटा ये जो है ये ट्रूली रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को? आयनाइजेशन एनर्जी को। और यहाँ पे जो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो एग्जैक्टली आपके पास 496 जो है वो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक में एग्जांपल्स मौजूद हैं। जो वैल्यूज आपको याद रखनी है बेटा वही हैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर इक्वेशंस में लिखी हुई हैं। पूरे के पूरे टेबल्स याद नहीं करना होते, उनके जस्ट ट्रेंड्स याद करना होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें याद रखना है सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी वो कितनी है बेटा? वो 496 है। और मैग्नीशियम की 3 आयनाइजेशन एनर्जी याद रखनी है आपने। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 738 है, सेकंड जो है वो 1450 है, और थर्ड जो है वो 7730 है। और ये तमाम जो प्रोसेस हैं ये कौन से? देखिए पॉजिटिव साइन इंडिकेट कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे।
फिर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी पे जो फैक्टर्स कारफरमा हैं बेटा, वो आपके पास 4 बेसिक फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक है एटॉमिक रेडियस यानी एटम का साइज, ठीक है। अगर एटम बड़ा होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से हमारे पास आसान होगा, वैल्यू थोड़ी हमें देनी पड़ेगी उसको। तो इफ द एटॉमिक साइज इज एटॉमिक रेडियस इज लार्ज देन वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लेस। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक रेडियस के साथ क्या ताल्लुक होगा? फिर इनवर्स ताल्लुक होगा। अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि आपके पास लिथियम के अलावा सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम है, तो बेटा साइज सबसे ज्यादा इसमें लार्ज किसका होगा? वो सीजियम का होगा। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है तो सबसे कम वैल्यू इसकी आएगी। तो एक बात आपने याद रखनी है इस रिलेशनशिप को। फिर एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या ताल्लुक है? बेटा एक है न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो होता है जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का इफेक्ट है टू इट्स वैलेंस शेल, वो कहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या करता है? डायरेक्ट रिलेट करता है। जितना न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही अच्छा पुल करेगा और इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? असंभव, मुश्किल हो जाएगा। तो ये अब आपके पास ये एक बात आपने याद रखनी है। द थर्ड फैक्टर इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, बेटा शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे। आप आसानी से याद रख सकते हैं, शेल्स की रिपल्शंस को कहते हैं। जितने नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे, अगर किसी एटम के अंदर 2 शेल्स हैं तो 2 शेल्स आपस में रिपेल करेंगे, अगर 3 है तो 3 रिपेल करेंगे, और 4 हैं तो 4 रिपेल करेंगे। लेकिन रिपल्शन 4 में ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है। तो जितने नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे उतनी रिपल्शन ज्यादा होगी। रिपल्शन ज्यादा होने से फासला बढ़ जाएगा और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का दूर होता जाएगा और इसको निकालना क्या हो जाएगा? फिर इसको निकालना आसान होता जाएगा। तो इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी क्या ताल्लुक बनेगा? इनवर्स। जितना ये ज्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट, एटम उतना लार्ज होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना सौखा। तो ये एक बात आपने ये याद रखनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल से मुराद बेटा हमारे पास है sp_d_f। किस ऑर्बिटल से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है? बेटा जो s ऑर्बिटल होता है ना, s ऑर्बिटल, उसकी सिमेट्री ज्यादा है, वो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है। और इलेक्ट्रॉन जब इसके में रहता है तो न्यूक्लियस का एक सिमेट्रिकल ऑर्बिटल पे क्या रहता है? इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा रहता है और वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकलने नहीं देता। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल से निकालना है तो आपको एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हम p ऑर्बिटल की जो है वो सिचुएशन को देखें तो p ऑर्बिटल जो है वो उसकी सिमेट्री कम है, वो कम जो है वो सिमेट्री रखता है। तो बेटा इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना समहाउ s की निस्बत क्या होगा? आसान होगा। तो ये आपने याद रखना है, सिमेट्री ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस का होल्ड अच्छा होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। s की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू p एंड देन d एंड देन f। ये ऑर्डर आपने याद रखना है। MCQs कैसे आ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो ऑप्शन सीधी कौन सी हो जाएगी? s ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये बेटा 4 फैक्टर्स थे जो इसके ऊपर कारफरमा है, किस पे? आयनाइजेशन एनर्जी पे। फिर आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ ताल्लुक बनता है स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के साथ भी, ठीक है। बेटा हमारे पास अगर आयनाइजेशन एनर्जी हमें बता दी जाए और पूछा जाए ये एलिमेंट स्टेबल है या रिएक्टिव है, तो हम इसको जज कर सकते हैं। कैसे? बेटा आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, वो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब है वो बहुत स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाह रहा। तो ग्रेटर द आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। अब आपको यहां से किस तरह का एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फ्रॉम द गिवन डाटा ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आपको आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, ठीक है। तो अब आपने उनमें से क्या चेक करना होगा? आपने जस्ट ये चेक करना होगा कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। द एलिमेंट हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी विल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो ये आपने इसको इसके साथ भी रिलेट करना सीख लिया। फिर यकीनन स्टेबिलिटी वर्सेस रिएक्टिविटी इनवर्स है। तो रिएक्टिविटी अगर पूछे तो जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये एक आपको इस एतबार से भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। फिर बेटा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बात इस लिहाज से है कि कुछ आपको वैसे डाटा याद होना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर किस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट है। बेटा याद रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट जो है वो हीलियम की है।
हीलियम हैज वैल्यूज सभी आप याद ना रखें, लेकिन आपको ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट की है? हीलियम। क्योंकि हीलियम, अब देखिएगा बात को सुनिएगा, बाय साइज पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट है। हाइड्रोजन मैस के एतबार से हल्का तरीन है, लेकिन साइज के एतबार से हीलियम सबसे छोटा है, क्योंकि लेफ्ट राइट साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो हाइड्रोजन लेफ्ट पे और राइट पे हीलियम है, तो सबसे छोटा है, और इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल इसी में से है। तो बेटा ये याद रखना, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? हीलियम की। फिर लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास किस एलिमेंट की है पीरियोडिक टेबल के अंदर? बेटा वो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट और एक्सट्रीम बॉटम पे वो सीजियम है। ठीक है, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेफ्ट राइट बढ़ती है, तो ये सबसे लेफ्ट पे सबसे बॉटम पे मौजूद है। इसके नीचे फ्रांसियम है, रेडियो एक्टिव है, तभी उसका जिक्र नहीं किया गया। तो हम जो बाकी एलिमेंट्स हैं विदाउट रेडियो एक्टिविटी स्टेबल एलिमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें सीजियम सबसे लो वैल्यू रखेगा। तो ये वाली ऑप्शन आपको पता होनी चाहिए। फिर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ग्रुप्स के एतबार से। वो क्या कि सबसे ज्यादा जो आपके पास हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, अगर हमें एक पीरियड दे दिया जाए, हमें कहा जाए बताओ किस ग्रुप की या किस ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उनमें दिया जाए 8th A यानी नोबल गैस, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और हमारे पास हैलोजेंस। तो बेटा सबसे ज्यादा किसकी होगी? नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस 8th A ग्रुप की सबसे ज्यादा हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो एक बात याद रखनी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हाई किसकी होगी? ग्रुप 8th A के एलिमेंट्स की, क्योंकि वो हाईली स्टेबल एलिमेंट्स हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा, तो यू नीड टू प्रोवाइड मोर एनर्जी। फिर हमारे पास है फर्स्ट A, बेटा अल्कली मेटल। याद रखिएगा इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो लोएस्ट होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। सोडियम देखिए, सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन 496 वैल्यू से रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू कम है अपने पूरे पीरियड के अंदर। लेफ्ट राइट अगर मूव करें, सोडियम के आगे मैग्नीशियम, आगे जो है हमारे पास एल्यूमिनियम, सो ऑन, सबसे कम वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन निकालने की है वो किसकी होगी? वो आपके पास सोडियम की होगी। तो फर्स्ट ए अल्कली मेटल्स की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कम होती है। लेकिन अब आपने गौर करना है नेक्स्ट जुमला, वो क्या? इसी ग्रुप की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, अब आपको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का पता होना चाहिए, वो क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब फर्स्ट ए यानी सोडियम, अब गौर करिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी रह गए 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस जैसी हो जाएगी? नोबल गैस जैसी। सोडियम +1 हालत में कैसा है? नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। इसमें से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो ये पॉजिटिव है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंतहाई स्टेबल है, तो सोडियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन 4000 प्लस एनर्जी से रिमूव होता है। तो पहला 496, दूसरा 4000 से भी ज्यादा, तो इसका मतलब है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही हाईएस्ट है इसकी। तो ये एक बात आपने याद रखनी है। फिर एक बात इसी तसलसल में करिए जरा इसकी प्रैक्टिस के लिए। सेकंड ए ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव करेंगे। जिस तरह ये देखिए, ये सेकंड ए का एलिमेंट है मैग्नीशियम, पहला इलेक्ट्रॉन जस्ट 738 से, दूसरा इलेक्ट्रॉन 1450, ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन देखिए वो कितनी पावर से निकल रहा है? 7730, 7730, बहुत ज्यादा एनर्जी है। गैप देखिए कितना बढ़ गया, 1450 से। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेकंड ए के मेटल्स के बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया फिर दूसरा किया। जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका, यानी मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैसा हो चुका? नोबल गैस जैसा। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन ये आसानी से नहीं देता। तो याद रखना किसी एलिमेंट की सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पता कौन सी होती है? उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, जब वो लॉस कर चुका हो, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करते उसे पड़ेगी मौत। ठीक है, ये मुश्किल काम होगा उसके लिए। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो ये एक बात आपने याद रखनी थी कि किस एलिमेंट की कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है ग्रुप के हवाले से। तो ये आपने याद रखनी है, ये 3 बातें एटलीस्ट। फिर हमारे पास जो इसके ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स में बेटा हमारे पास जो पीरियोडिक ट्रेंड्स में इन ग्रुप जो ट्रेंड है टॉप टू बॉटम,
ठीक है, ऊपर से नीचे की जानिब हम मूव करते हैं तो हमारे पास इसमें ट्रेंड मौजूद है क्या कि टॉप टू बॉटम जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो कम होती जाती है, वैल्यू कम होती जाती है। यानी सबसे ज़्यादा जो होगी वो किसकी होगी, वो हमारे पास लिथियम की, और सोडियम, पोटाशियम, रिबेडियम, सीजियम। तो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। और यहाँ पे कौन से फैक्टर जो हैं वो रोल प्ले करते हैं बेटा, 4 फैक्टर्स टोटल थे, लेकिन चारों अलोंग द ग्रुप जो है वो कंट्रोल नहीं करते, डोमिनेट फैक्टर इसमें देखा जाता है। और डोमिनेट फैक्टर में एक टक्कर दिख गया हमारा नीचे, डोमिनेट फैक्टर में हमारे पास जो है वो है एटॉमिक रेडियस। एटम का रेडियस जो है बेटा ये क्या होता जाता है, कम होता जाता है। एटॉमिक रेडियस कम होगा और वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये लेकिन हमारे पास ये एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा और वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। इस तरह शील्डिंग इफेक्ट कंट्रोल करता है टॉप टू बॉटम, और शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम बढ़ता है जिससे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है वो बुनियादी तौर पे किस वजह से है, 2 फैक्टर्स की वजह से है, एक एटॉमिक रेडियस बढ़ने से और एक शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से। तो इन बातों को आपने याद रखना है। बहरहाल यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी मौजूद हैं ग्रुप के अंदर, तो ये यहाँ पे लिखे गए हैं जो एक्सेप्शनल केसेस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। अब टॉप टू बॉटम अगर हम देखें थर्ड ग्रुप को, थर्ड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट शामिल है हमारे पास, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम। बेटा ये 5 एलिमेंट शामिल हैं थर्ड ए के अंदर। अब टॉप टू बॉटम हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे टॉप टू बॉटम जो वैल्यू है वो कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोरॉन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे एल्यूमिनियम, थर्ड पे गैलियम। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या देखिए यहाँ पे ट्रेंड क्या है, गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो कि तीसरे नंबर पे है, इसे कम होना चाहिए था, ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, और क्यों हुआ, गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से क्यों जो है वो बढ़ गई, बेटा इसके अंदर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल के आने से इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज की है। तो ये आपने याद रखनी है वैल्यू, इनका पता होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, अगर लोएस्ट और हाईएस्ट में से पूछा जाए तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, बोरॉन सबसे पहले, दूसरे नंबर पे गैलियम है और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है। ये 4 ऑप्शन दे दी जाए ना, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, ये गैलियम की टॉप टू बॉटम में। तो ये एक्सेप्शनल केस के तौर पे याद रखना है। इस तरह फोर्थ ग्रुप में भी एक एक्सेप्शनल बिहेवियर पाया जाता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड में, कि यहाँ पे सबसे कम वैल्यू लेड की होनी चाहिए थी, सबसे बॉटम पे है, लेकिन उसमें भी आपके पास जो लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन है ना, उसकी वजह से लेड में वैल्यू ज़्यादा है टिन से। इनकी बहुत गहराई में रीजनिंग की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, हमें जिस जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो इसका देखना था। तो ये वाली वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर और उसके एक्सेप्शनल बिहेवियर। फिर अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इन जनरल बढ़ेगी। आल्दो ग्राफ में वो काफ़ी जो है वो मौजूद है इसमें, लेकिन हमारे पास इन जनरल हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, और उसकी रीज़न क्या है बेटा, इसमें एक रीज़न तो बहुत ज़्यादा नुमाया है, वो है कि जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते नहीं, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग होता जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छा कशिश करता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या होगा, लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। डोमिनेंट फैक्टर यही है, लेकिन यहाँ पे नेचर ऑफ ऑर्बिटल भी थोड़ा सा इन्वॉल्व है। आपके पास अगर हम देखें लिथियम किस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एस से, इसमें सी वैसे देन पी आना शुरू हो गए हैं फिर, लेकिन वो इतना डोमिनेंट फैक्टर नहीं है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेनली कंट्रोल करता है इस चीज़ को, तो ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके जो लेफ्ट राइट जो अलोंग द पीरियड कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी मौजूद हैं, और वो क्या है कि आप जब जनरल ट्रेंड कह रहे हैं तो लेफ्ट राइट वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेफ्ट टू राइट वैल्यू बढ़नी चाहिए, ओवरऑल बढ़ ही रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ एक्सेप्शनल केसेस कि लिथियम की तो कम है, बेरिलियम की ज़्यादा और ज़्यादा ही होनी चाहिए थी, लेकिन बोरॉन की कम है। ठीक है, बेसिक यहाँ पे ये सीखने वाला पॉइंट ये है कि इसने जो बेरिलियम है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ने काम खराब किया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है बेटा, इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन्स,
कैसे? 4 इलेक्ट्रॉन में 1s में 2 होंगे और 2s में भी 2 होंगे। तो देखिए कितनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। बैरूनी शेल में डबलेट कंप्लीट है, s ऑर्बिटल की पेयरिंग कंप्लीट है, तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और जब आपके पास स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ने इसे इस काबिल किया कि इसकी वैल्यू लिथियम से तो ज्यादा वैसे ही होनी थी लेफ्ट राइट के एतबार से ही, लेकिन बोरॉन से भी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेरिलियम की वैल्यू लिथियम और बोरॉन दोनों से, देखिए दोनों में जो है वो ये जो बिगर साइन है वो बेरिलियम की तरफ है। तो बेरिलियम इज हैव ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी देन लिथियम एज वेल एज बोरॉन। तो ये वाली बात आपने इस तरह से याद रखनी है। लेकिन अगर इसमें अब देखिए ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है? ये फर्स्ट ए से, ये पूछा जाए ये सेकंड ए से, ये पूछा जाए ये थर्ड ए से। तो अगर पूछा जाए कि किसकी वैल्यू ज्यादा है तो फिर तो बेरिलियम की वैल्यू इन दोनों से ज्यादा है। लेकिन अगर पूछा जाए किस ग्रुप ने या किस एलिमेंट ने एबनॉर्मल बिहेव किया है तो एबनॉर्मल बेरिलियम ने नहीं बिहेव किया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वैल्यू इसकी हम कहते हैं, इसकी रीजनिंग पेश कर रहे हैं ना सारी की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है। लेकिन हम जो जनरल बात कर रहे थे वो क्या थी कि लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो क्या लिथियम से बेरिलियम की बढ़ी नहीं? बढ़ी है। कम किसकी हुई है? कम होना एबनॉर्मलिटी है ना, तो कम किसकी हुई है? बोरॉन की। तो बेसिकली थर्ड ए के हिस्से में आती है एबनॉर्मलिटी कि उसको जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम बोरॉन की वजह से हो रही है, इसने एबनॉर्मल शो किया। अगर ये भी ज्यादा ऊपर होता तो ठीक था बात। तो ये एक केस आपने ये याद रखना है कि एबनॉर्मल कौन है? एबनॉर्मल कौन है? एबनॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की है। ठीक है, और अगर पूछा जाए किसकी इन तीनों में ज्यादा है तो वो बेरिलियम की ज्यादा है। इसी तरह की बात हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में मिलती है। ठीक है, कि नाइट्रोजन यहाँ पे कार्बन के साथ कंपेयर कर ले, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की है और नाइट्रोजन से फिर कम होगी, तो एबनॉर्मल जो है ये छठे ग्रुप ने बिहेव किया है, 6th ए ने एबनॉर्मल बिहेव किया है। लेकिन नाइट्रोजन की जो है यानी 5th की वो आयनाइजेशन एनर्जी इनसे ज्यादा है। किनसे ज्यादा है? कार्बन से भी और ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। और इसकी रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा नाइट्रोजन में, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 7 है जी, 1s में 2, 2s में 2 और आगे px, py और pz, इन तीनों में एक एक, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स काफी स्टेबल माने जाते हैं, इसलिए ये वाला भी स्टेबल है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से ये दोनों ऊपर आ गए हैं बाकियों से, लेकिन एबनॉर्मलिटी आई है 3rd और 6th के हिस्से में। तो ये आपने इसकी एक्सेप्शनल केसेस को भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशंस है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से, आयनाइजेशन एनर्जी का हमें पता हो तो हम मेटेलिक करैक्टर को भी बता सकते हैं। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम हो, अगर किसी एलिमेंट में आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो बेटा कम है आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या होगी? मेटल। मेटेलिक करैक्टर में आयनाइजेशन एनर्जी अमूमी तौर पे जो मेटल्स हैं उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो अच्छी मेटल्स हैं वो 1000 या उससे कम है या 1200-1500 के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं आयनाइजेशन एनर्जी होती। जो मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो जनरली कम होती है, इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है। और जिनकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है उन्हें मेटलॉइड, और जिनकी बहुत ज़्यादा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। तो आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए ABCD करके, A, B और C, और इसकी वैल्यू रखी जाए 400, इसकी वैल्यू रखी जाए हमारे पास 1500 और इसकी वैल्यू रखी जाए हमारे पास 2500, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ग्रेटर मेटेलिक करैक्टर? तो बेटा वो आपके पास ऑप्शन ए होगा, वैल्यूज किलो जॉल पर मोल में होंगी। तो ये आपने याद रखना है इसमें कि अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का पता हो तो आप इंडेक्स ऑफ मेटेलिक करैक्टर भी जज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाती है, या मेटलॉइड्स के मुतालिक भी। फिर इसके होने का एक और फायदा हमें क्या है कि हमें वैलेंसी का भी आइडिया हो जाता है। ठीक है, वैलेंसी भी हम जज कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट की क्या वैलेंसी होगी, जिस तरह के हमने यहाँ पे किया भी मैग्नीशियम के केस में। मैग्नीशियम के केस में हमने 3 आयनाइजेशन एनर्जी दी इसकी आपको। ठीक है, ये बेटा आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो एनर्जी है।
दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो एनर्जी है, और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ये है। आपने सिर्फ ये देखना है सबसे बड़ा गैप कहाँ पे मौजूद है। फर्स्ट और सेकंड के अंदर कोई इतना बड़ा गैप मौजूद नहीं है। पहली एनर्जी 738, दूसरी 1450, ऑल डबल है उससे, लेकिन थर्ड में जाके देखिए ना 1450 से वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी है, 7000 तक। तो ये बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब है पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो हम आसानी से लॉस करवा सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम लॉस नहीं करेगा। तो ईजिली कितने करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने ईजिली करेगा नॉर्मली फिर वो उतना ही करेगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, हमें MCQs एक मिला है कि बताइए आपको आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज दे दी गई हैं, तो बताइए कौन सा कंपाउंड बन रहा है उससे। ठीक है, तो आपके पास बेटा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पहले वाले की कितनी है 100, दूसरे वाले की कितनी है 250, ये वैल्यू बहुत कम है बहरहाल। थर्ड वाले की वैल्यू जो है वो आपके पास 7000, और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कुछ 7500 के करीब है। तो सबसे बड़ा गैप आपको कहाँ पे नजर आ रहा है इस वक्त, सबसे बड़ा गैप नजर आ रहा है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड के दरमियान, दैट इज फर्स्ट, ये सेकंड थी, और ये थर्ड के दरमियान। तो सेकंड और थर्ड के दरमियान गैप सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन 100 वैल्यू से वो तो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन 250 वो भी आसानी से, थर्ड इलेक्ट्रॉन 7000 वो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2। तो बेटा इसमें हमारे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगी वैल्यू +2। ठीक है, इस पे +2 होएगा। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है इन जनरल नॉर्मल ऑक्साइड में, -2। तो आपके पास न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहीं पे ही, और आपका कंपाउंड होगा MO। ठीक है, तो ये वाली बात आपने याद रखनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसके लिहाज से, वैलेंसी को जज करने के एतबार से। नेक्स्ट बेटा हमारे पास छोटा सा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के एतबार से। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम है, सवाए इस बात के क्या कि वहां पे हमारे पास एक एटम, गैसियस एटम ने इलेक्ट्रॉन को देना था, यहाँ पे क्या है, एक गैसियस एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। एटम मस्ट बी इन गैसियस स्टेट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, वहां पे कैटाइन बन रहा था, यहाँ पे एनाइन बन रहा है। वहां पे एनर्जी चाहिए थी, एब्जॉर्ब थी, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन हाँ, एनर्जी के एतबार से फर्क मौजूद है कि यूनिनेगेटिव इन्फॉर्मेशन, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एक्सोथर्मिक है, जिस तरह के ऑक्सीजन के केस में वैल्यू थी। लेकिन अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं तो फिर आपके पास क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना। पहला इलेक्ट्रॉन जब आके बैठ जाएगा एटम के अंदर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एटम में, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आपने उसमें ठूंसना है तो बेटा आपको फिर खर्च करना पड़ेगा पहले से, क्योंकि वो जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो नए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल। सो यू नीड टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सिस्टम। तो बाई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्सो भी है और एंडो भी, दोनों चीजें मौजूद हैं। तो ये बात याद रखनी है। एक वैल्यू आपने 349 क्लोरीन के एतबार से याद रखनी है और 2 ऑक्सीजन के एतबार से याद रखनी है वैल्यूज जो आपकी बुक की हैं। ठीक है बेटा, प्रेडिक्ट ट्रेंड जो है बिल्कुल इसके एग्जैक्टली सेम है, किस तरह के, जिस तरह के आयनाइजेशन एनर्जी के, टॉप टू बॉटम वैल्यू जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी की भी कम होती है, इसकी भी कम होगी, लेफ्ट राइट वैल्यू इन जनरली बढ़ेगी। तो ये बातें आपने यहाँ पे याद रख लेनी है। बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्सेप्शंस, इसमें जो मौजूद है। एक्सेप्शन कौन कौन सी मौजूद है इसके अंदर, बेटा एक्सेप्शन में ये आपने याद रखना है कि सबसे जो हाई वैल्यू है, सबसे जो कम वैल्यू है, 0 वैल्यू जो है वो है 8th की। 8th ग्रुप नोबल गैसेस ऑलरेडी काफी स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत स्टेबल है उनकी, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते मजीद, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो उनकी क्या होती है, 0 वैल्यूज के साथ होती है। ये एक बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि एक्सेप्शनल केस में कि फर्स्ट की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड है। ये बात आयनाइजेशन एनर्जी से रिवर्स है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी में सेकंड की वैल्यू ज्यादा थी फर्स्ट से। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना, गेन करना है। फर्स्ट ए अल्कली मेटल, बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अगर आप किस तरह से में 1 इलेक्ट्रॉन और पूछ देते हैं तो क्या होगा, वो बेटा डबलेट कंप्लीट कर लेंगे अपना, एस सब शेल, एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन आ गए, तो बेटा स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी को भी
रिलीज करेंगे। तो फर्स्ट ए की एज कंपेयर टू सेकंड ए क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो पहले ही अपना काफी हद तक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ मौजूद है सेकंड ए के में एलिमेंट्स, इसलिए वो मजीद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो बहुत थोड़ी सी वैल्यू रिलीज करेगा। तो फर्स्ट ए की सेकंड ए से ज्यादा। इसी तरह से सिक्स्थ ए की जो है वो किससे ज्यादा है, फिफ्थ ए से ज्यादा है हमारे पास। तो ये एक बात आपने याद रखनी थी। और इसी तरह से यहाँ पे ग्रुप में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं मोस्टली, उसमें सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी को इवॉल्व करता है वो फ्लोरीन नहीं है। हालांकि टॉप टू बॉटम वैल्यू कम होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर मौजूद है। इन जनरल हमें ये कहना चाहिए था कि फ्लोरीन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी क्लोरीन से एज कंपेयर टू ब्रोमीन एज कंपेयर टू आयोडीन। फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि टॉप टू बॉटम जो है हमने क्या तय किया है, वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेंगी आयनाइजेशन एनर्जी की तरह, ठीक है, क्योंकि उनकी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, इनकी भी डिक्रीज करेंगी। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू फिर अगर 500 है तो इसकी कोई 400 होनी चाहिए थी, राउंड अबाउट वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। इसकी 300 तो इसकी फिर 200 होनी चाहिए थी, कोई ऐसी वैल्यूज आनी चाहिए थी, यानी डिक्रीज होनी चाहिए थी वैल्यू। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, फ्लोरीन स्मॉल साइज का है, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, और इलेक्ट्रॉन इसमें घुसाने के लिए वो थोड़ी पोटेंशियल बैरियर जो होता है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से वैल्यू इसकी कम हो जाती है, फ्लोरीन की वैल्यू कम हो जाती है। और फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 322 रह जाती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी बेटा। और क्लोरीन इसके केस में इसका साइज, चूंकि इसमें 3 शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में एंटर होना है, ठीक है, तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन आना है, तो ये कंपैरेटिवली लार्ज साइज है, ये इतनी रिपल्शन कॉज नहीं करता, और इसलिए इसकी वैल्यू तकरीबन 349 है। बेटा ये एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यूज लिखी भी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ट्रेंड बनता है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन की है, फिर उसके बाद ब्रोमीन है, देन फ्लोरीन है, और लास्ट में आयोडीन है। तो ये आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एमसीक्यूज के द्वार से भी इसी तरह की बात की गई है, और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वैल्यूज दी गई हैं 3, वो कहता है 3 एलिमेंट्स हैं, फर्ज करें एक्स वाई और जी हैं 3 एलिमेंट्स, ठीक है, और इनकी वैल्यूज आपको गिवन है, बताइए ये 3 एलिमेंट्स कौन से होंगे। अब नीचे जो ऑर्डर है ना आपके पास, वो आपको थोड़ा सा हिंट दे देगा ये वैल्यू कौन सी होंगी। बेटा सबसे पहली बात याद रखनी है कि हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें किसकी है, ये ऑर्डर के मुताबिक ही क्लोरीन की, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन और तीसरे नंबर पे फ्लोरीन। सबसे ज्यादा ये वैल्यू किसके लिए आ सकती है, तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू है, ये होगी क्लोरीन के लिए। इन दोनों में से दूसरी वैल्यू किसकी है, ये है ब्रोमीन के लिए, क्योंकि सेकंड नंबर ब्रोमीन का है वैल्यू के एतबार से। और ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, ये आपके पास आ जाएगी फ्लोरीन के लिए, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन, लेकिन रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसी एतबार से लिखना हो, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। अब देख लें कौन सा ऐसा है, क्लोरीन, फ्लोरीन और जिसमें ब्रोमीन लिखा हुआ है। तो ये ऑर्डर यहाँ पे ऑप्शन में क्लोरीन, ये फ्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन कर लें जुगाड़ के तौर पे, और ये ऑप्शन ये वाली ठीक बननी चाहिए थी, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। तो ये आपके पास फिर बीटा ऑप्शन होगी, वो एडजस्टमेंट कर लें आप इसमें। तो बेटा ये बातें थी जो हमने इसमें से याद रखनी थी, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था बेटा, यहाँ पे ये कंटेंट जो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये खत्म होगा। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का, वो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।